देखो हमें पढ़ना है त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हम त्रिभुज के क्षेत्रफल कब निकालेंगे? जब शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। जब शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। जैसे कि कोई मान लो त्रिभुज है हमारे पास, अगर हम इसमें हम कहें कि हमारे पास एक आधार दिया, आधार है 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना। कैसे? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस त्रिभुज की अगर हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं ना, तो इस निर्देशांक ज्यामिति में अगर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तब हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसका निर्देशांक कुछ दिया हुआ है, इसका भी निर्देशांक कुछ दिया हुआ है, उसी प्रकार इसका भी कुछ निर्देशांक दिया हुआ है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के अगर निर्देशांक दिए हों तब हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम उस सूत्र का निगमन करेंगे। समझ रहे हो? तो ऐसा मानते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल, मतलब हम बोले थे ना कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी सूत्र का अगर हमें निगमन करना होता तो उसको हम कहाँ लेकर जाना पड़ता है? उसको कार्तीय तल में। हम उसको कार्तीय तल में लेकर जाएंगे, वहीं पर हम उसको सिद्ध कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं। ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष की धनात्मक दिशा और यह है x अक्ष की धनात्मक दिशा। और हम बार बार किसी को भी निगमन करने के लिए हम इसी चतुर्थांश में क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या होता है? हाँ, इसलिए प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं होता, हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ठीक है, आप इस चतुर्थांश में भी सिद्ध करोगे तो भी सेम आंसर उस फार्मूला सिद्ध होगा। अगर आप इस चतुर्थांश में सिद्ध करोगे तो भी वही सेम फार्मूला यहाँ पर भी आएगा, फार्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमारे पास समझ लो कि एक त्रिभुज है ऐसा, कोई ऐसे एक त्रिभुज हमारे पास। हमें इस त्रिभुज का क्या निकालना? क्षेत्रफल का सूत्र निकालना कि क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। ओके, इसको तीनों का नाम रख लो, ए बी सी, ऐसे लिख लेते हैं। माना एक त्रिभुज क्या है? माना एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ए, जिसका निर्देशांक हम x1 कामा y1 मानेंगे, कामा b जिसका निर्देशांक हम x2 कामा y2 मानेंगे, तथा c जिसका निर्देशांक हम x3 कामा y3। भाई x1 y1 x2 y2 हो गया तो आगे x3 y3 होगा। ओके, गुड मॉर्निंग। हम इसका निर्देशांक देखते हैं। अब हमने ए का निर्देशांक क्या माना है? x1 कामा y1। b का कितना माना है? x2 कामा y2। हमने c का कितना माना है? x3 कामा y3। हमने कोई नया लॉजिक नहीं पढ़ना, बस ये सोचो कि हम इस निर्देशांक तक, इस शीर्ष तक, इस शीर्ष तक और इस शीर्ष तक पहुंचने के लिए कैसे कैसे जाएंगे, बस हमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे कि अगर हम पूछें कि इस शीर्ष तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, तो हम कहेंगे ना कि x अक्ष पर हम कितना दूर चलेंगे, ऐसे x अक्ष पर हम इसे x1 दूरी चलेंगे, फिर y अक्ष पर हम कितना चलेंगे? y1 दूरी चलेंगे, तब हम इस शीर्ष तक पहुंच पाएंगे ना। यानी कि हमने इस पर कितना दूर चला? x1 दूरी चला, और y पर हमने कितना चला? y1 दूरी चला, तब जाकर के हम इस शीर्ष तक पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार अब यहाँ पर हमारे एक पास बिंदु C है, C तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? हमें x अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा? x अक्ष पर x3 दूरी चलना पड़ेगा ना, ऐसे तो हम इस बिंदु पर पहुंच पाएंगे। चलो हमने x3 दूरी चला यहाँ पर, और y पर कितना चलना पड़ेगा हमें? y पर हमें y3 दूरी चलना पड़ेगा, y3 ये। ओके, और एक और निर्देशांक है ना, ये b।
इस पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा, x अक्ष पर x2 दूरी चलना पड़ेगा। यानी कि x2 दूरी चलना पड़ेगा। और y अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा, y2 दूरी चलना पड़ेगा। तो ये हमने y2 लिख लिया। समझ पा रहे हो ना, चित्र को समझो, समझ पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं ना। जैसे हमने ए बिंदु पर पहुंचने के लिए हमने क्या किया, x अक्ष पर x1 और y अक्ष पर y1। इस c पर पहुंचने के लिए हमने x अक्ष पर x3 दूरी चलना पड़ेगा और y अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा, y3। उसी प्रकार हमें इस b बिंदु पर पहुंचने के लिए x अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा, x2 दूरी चलना पड़ा और y अक्ष पर चलने के लिए y2 चल, इस पर पहुंचने के लिए हमने y अक्ष पर y2 दूरी चलना पड़ेगा। ओके, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। कुछ आइडिया सोचो कैसे निकालेंगे। अगर इसको सोचो ये और ये, तो क्या दोनों ये लंब रेखाएं हैं भाई, दोनों अक्षों से लंब रेखाएं हैं ना, क्योंकि हम 90 का कोण बनाते हुए इसे खींचते हैं। अच्छा, एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये देखो, ये जो चित्र बना रही है ये वाला, ये और ये तीनों की तीनों क्या हैं, तीनों की तीनों लंब रेखाएं है ना। सोच पा रहे हो, तीनों कौन सी रेखाएं हैं, लंब रेखाएं हैं। अच्छा, इसमें से कोई आकृति तुम्हें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ये क्या। अच्छा बताओ, अगर सिर्फ इतने को ध्यान दो, सिर्फ इतने को ध्यान दो, जितना बना रहा है ध्यान से देखना वो। और ये मतलब किस आकार का है ये, कौन सा, समलंब। बिल्कुल, कैसे, क्योंकि समलंब की परिभाषा क्या होती है कि बस सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में क्या होता है, समांतर। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर होता है, बस ये समलंब है। अगर ये इसके समांतर हो गया तो ये समलंब कहलाएगा। तो उसी तरीके से बताओ, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है कि नहीं है, तो ये कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, समलंब कहलाएगा। उसी तरह से ये बाया दाहिना वाला चतुर्भुज देखो, ये भी समलंब है कि नहीं, बिल्कुल है, समलंब चतुर्भुज है। और दो समलंब मिल गए ना, एक तीसरा समलंब देखो, ध्यान से देखना, तीसरा समलंब कहाँ मिलता है। देखो जैसे बना रहे हैं, देखो ए सी, नीचे आओ, फिर ऐसे ये, और फिर ऐसे ऊपर जाओ। देखो ये भी एक समलंब बन रहा कि नहीं बन रहा भाई, ये वाला भुजा इस वाला भुजा के समांतर है, तो भी समलंब हो गए। तो कुल मिलाकर के कितने समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं, 3, 1 2 और 3, 1 2 3। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, सोचो क्या करेंगे। अगर हम इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल दें और इस समलंब का क्षेत्रफल निकाल दें, इस समलंब का क्षेत्रफल और इस समलंब का क्षेत्रफल, और दोनों समलंब के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो पूरा बड़ा वाला आ जाएगा ना। अब इस पूरे बड़े वाले में से हम सिर्फ इतना घटा दें, इतना अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो बचेगा। हम इस समलंब का क्षेत्रफल और इस समलंब का क्षेत्रफल और इस सिर्फ इन दोनों का क्षेत्रफल, इन दोनों समलंब के क्षेत्रफलों को जोड़ लेंगे तो हमारे ये जो पूरी आकृति बन रही है, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। और जब ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल गया, इस पूरी आकृति के क्षेत्रफल में से सिर्फ इतना क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, इसे निकाल देंगे, तो ऊपर वाले त्रिभुज का ही तो क्षेत्रफल बचेगा। तो यही प्लान हमारा, ऐसे हल करेंगे। तो उसके लिए हम पहले लिखते हैं कि क्या चाहिए। अच्छा, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, ये सूत्र होता है। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यानी 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं, अब समांतर भुजा क्या क्या है, समांतर भुजा ये वाला है, ये वाला है और ये वाला, तीनों जो ऐसे खड़ी लाइन यही तो समांतर हैं। तो इनका भी लंबाई निकालना, नाम लिखना शुरू करते हैं।
तो इसका नाम ओ रख लेते हैं। ए बी सी तो हो गया, डी ई एफ और पी क्यू आर, सही है ना? ओके, इसका कोई काम नहीं पड़ेगा कभी बीच वाले का, देखते हैं। तो हमें समांतर भुजाओं की लंबाई पता, समांतर भुजाओं का योग कहा ना, तो समांतर भुजाएं पता होनी चाहिए। तो समांतर भुजा है एडी है ना, बताओ एडी की लंबाई क्या निकलेगी? हाँ अच्छा, यहाँ पर सी है, एफ होना चाहिए इसका नाम। इस ए बी एडी की लंबाई बताओ कितनी है? एडी की लंबाई, एडी की लंबाई y1 है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इसका भी, इसकी लंबाई का ना, इसकी ने पूरी ये होगा ना बीई, तो बीई की लंबाई क्या है? y2, ये भी सही है। और CF की लंबाई क्या है? y1 है ना, देखो CF की लंबाई y3, हाँ ये y1 यहाँ से y3 है ना, ये भी हो गया। ओके, समांतर भुजाओं का तो ये हो गया। और समांतर भुजाओं का ये गुणे ऊंचाई, ऊंचाई देखते हैं क्या क्या होगी। इसकी ऊंचाई ये है और इसकी ऊंचाई ये है। हाँ सिंपल तो है। और एक अच्छा ये वाला देखते हैं, समांतर भुजाओं का ये गुणे ऊंचाई। ऊंचाई में अच्छा, ऊंचाई मतलब जानते कौन सी ऊंचाई होती है? ऊंचाई मतलब लंबवत ऊंचाई होती है ना। तो जब इस समांतर चतुर्भुज का निकालोगे, पहले हम आराम से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते चलते, उसके बाद जो जरूरत पड़ेगी हम उसे हल करते चलेंगे। देखो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए डी ई बी, क्या है? ए डी, बोलो जी, ए डी ई बी। लोग खा के नहीं आया होता लग रहा है। अरे तो कौन खा के आया? नाश्ता करके आया होगे कुछ? अरे तो नहीं खा के नहीं बोलोगे? तो खाना नहीं खा के हो तो नहीं बोलोगे। ए डी ई बी, ए डी ई, रावण तुम नहीं बोल रहे हो? बेचारा क्या बताया जाए। देखो समांतर चतुर्भुज ए डी ई बी में देखो एरिया समझते ना, एरिया ऑफ चतुर्भुज, एरिया ऑफ अच्छा समांतर चतुर्भुज के समलंब है जी, समांतर लिख दिए, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ए डी ई बी। एरिया ऑफ चतुर्भुज, देखो एरिया ऑफ चतुर्भुज ए डी ई बी का सूत्र क्या होगा? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या क्या है बताओ? हमने ए डी ई बी की बात किया, देखो ए डी ई बी मतलब ये वाला समांतर भुजाएं क्या क्या है? ए डी है और बी ई है ना, तो ए डी प्लस बी ई और गुणे ऊंचाई क्या है? ऊंचाई मतलब लंबवत ऊंचाई होती है, तो लंबवत ऊंचाई क्या है? यहाँ पर डीई होगी ना, लंबवत ऊंचाई डीई। अब बताओ डीई का मान पता है क्या हमें? हमें नहीं पता ना, लेकिन डीई का मान निकाल सकते हो। बोलो कैसे? देखो x2 में से अगर हम x1 को घटा देंगे तो डीई निकल जाएगा ना, तो x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1। अच्छा EF का मान निकालो जरा एक बार। तो EF का कैसे निकालोगे? देखो x3 माइनस x2। ओके, एक हमें और जरूरत पड़ेगी, अभी DF की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी देखते हैं। तो ये हो गया बराबर 1/2 गुणे AD का मान कितना बताओ जरा? AD कहाँ पे है? AD का मान कितना है? y1। सब मान सही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। y1 प्लस BE का मान कितना है? BE कहाँ पे है जी? मुझे भी नहीं दिख रहा। BE हाँ कितना? y2 है ना, y1 प्लस y2 और गुणे DE कितना है? x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1। यह है एरिया ऑफ चतुर्भुज, एरिया ऑफ चतुर्भुज है ए डी ई बी। हाँ इसको समीकरण के नाम देकर इसे छोड़ देते हैं, बाद में गुड़ा उड़ा कराएंगे जो भी कराना होगा, समीकरण के नाम देकर के छोड़ देते हैं। अब दूसरा समलंब चतुर्भुज क्या मिलेगा हमें? दूसरा समलंब चतुर्भुज क्या है? ई एफ सी बी है ना, मतलब ये देखो रेड वाला ई एफ सी बी समलंब चतुर्भुज।
समलंब चतुर्भुज EFCB, EFCB में इस समलंब चतुर्भुज में देखते हैं क्या होगा। इस समलंब चतुर्भुज में तो एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज ए नहीं है जी, EFCB बराबर 1/2 गुणे आधार 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या क्या होंगी, BE होगा और क्या होगा, CF होगा ना, तो BE और प्लस CF गुणे लंबवत ऊंचाई क्या होगी, EF होगी ना, लंबवत ऊंचाई EF। ओके, तो 1/2 गुणे BE कितना है देखो, BE y2 प्लस CF कितना है, CF देखो y3 है, y3 और गुणे EF कितना है, x3 माइनस x2 होगा ना, यह है ब्रैकेट में x3 माइनस x2। ओके, ये भी क्षेत्रफल है एरिया ऑफ चतुर्भुज EFCB का। इसको भी कौन सा समीकरण मान लेते हैं, दूसरा समीकरण मान लेते हैं। प्लान हमारा क्या था, हमारा प्लान ये था कि हम इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालेंगे और इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ करके इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसका भी निकालना पड़ेगा ना क्षेत्रफल। तो अब हम चतुर्भुज ADFC में काम करेंगे, यानी कि समलंब चतुर्भुज ADFC में इस समलंब चतुर्भुज में देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ADFC बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या क्या है, AD प्लस CF और गुणे लंबवत ऊंचाई क्या है, DF है ना, लंबवत ऊंचाई DF। तो 1/2 गुणे AD का मान कितना बताओ जरा, AD कहाँ पे जी है, AD का मान कितना है, y1 है, प्लस CF का मान कितना है, y3 है, देखो y2 तो बड़ा है, y3 गुणे DF का मान कितना, DF सोचो कितना होगा, DF का मान x3 माइनस x1 होगा ना भाई। अगर अभी x3 में से x1 को घटा दोगे तो यही तो बचेगा, तो x3 माइनस x1 ये, और ये है एरिया ऑफ चतुर्भुज ADFC। ये इसको हम कौन सा समीकरण मानेंगे, तीसरा। ओके, हमने तीनों का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हमारा प्लान क्या था, हमारा प्लान ये था कि हम दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, उसमें से तीसरा वाला क्या कर देंगे, घटाएंगे। इनके अब फाइनली हम निकालेंगे डायरेक्टली। अगर चाहे तो हम एक ही बार में सूत्र लिख सकते हैं। वो सूत्र है कि त्रिभुज देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, डायरेक्टली त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, उसमें से बीच वाला क्या कर देंगे, नीचे वाला घटा देंगे। तो देखो एरिया ऑफ ADEB प्लस ऑफ एरिया ऑफ EFCB, इन दोनों के क्षेत्रफलों को हमने जोड़ दिया और इसमें से क्या घटाएंगे, माइनस एरिया ऑफ चतुर्भुज क्या, ADFC। बस इसी को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ना। देखो ये दोनों समलंब चतुर्भुज क्या है, ये दोनों समलंब चतुर्भुज ये वाली हैं, एक बाएं वाला एक दाहिना वाला है, और ये वाला कौन सा है, नीचे वाला है। तो दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ करके नीचे वाला घटा देंगे तो यही तो बचेगा, ऊपर वाला। ओके, अब सबका मान लिखते हैं। ADEB का मान कितना है, देखो ADEB का मान कितना है, 1/2 ब्रैकेट में है y1 प्लस y2। थोड़ा दिख रहा है, छोटा लिख रहे हैं क्योंकि आएगा नहीं, इस तरह बड़ा दिख रहा है, x2 माइनस x1। एक का हो गया, कैसे प्लस हो गया यार, कहाँ प्लस होगा, देख लो माइनस है ना, एक बार चेक कर लो। DE का मान देखो कितना है, x2 माइनस x1 है ना, सही लिखा गया। और फिर प्लस ऑफ
EFCB, EFCB है तो EFCB का क्षेत्रफल कितना, 1/2, 1/2 और ब्रैकेट में y1 प्लस नहीं y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 और गुणे x3 माइनस x2, तो x3 माइनस x2 इधर कर लेते हैं। देखो गुणे में है x3 माइनस x2, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, माइनस ऑफ 1/2 गुणे और ADFC, ADFC क्या देखो y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 और गुणे x2 y3 माइनस x3 माइनस, एक काम करो ना, इतना पहले नोट कर लो, नहीं तो लिखने में मजा नहीं आ रहा है, इसे बार बार दो लाइन, उसे एक ही लाइन में समझ में आएगा। ठीक है, तो तुम अभी इतना सिर्फ इतना नोट कर लो, ये चित्र बना लो, अच्छे से लिख लो। अच्छा एक मिनट, ये चीजें लिख दे क्या जो हमने निकाला हुआ, ये मान हमने लिखा नहीं है, ये मान लिख दे जाए। देखो ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान दो एक मिनट, क्योंकि अगर हम DE को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो DE बराबर क्या होगा, OE माइनस OD होगा ना, OE माइनस OD, तो DE बराबर कितना आ गया था हमारे पास, OE का मान कितना है, OE का मान है x2, तो x2 माइनस OD का मान कितना है x1। तो इस तरह से हमने किसका मान निकाला था, DE का मान निकाला था ना। ओके, और हमें किस मान की जरूरत है, हमें है जरूरत इसकी EF की। EF बराबर हमने क्या निकाला था, OF माइनस OE, तो OF माइनस OE, तो EF बराबर OF का मान कितना है x3 माइनस OE का मान कितना है x2। ओके, तो ये हमें निकल गया EF का मान। एक और मान की जरूरत है हमें, एक थी हमें किसकी, DF के मान था ना, देखो जो DF आया है लास्ट में ये वाला, तो DF बराबर हम क्या लिखना चाहेंगे, DF बराबर क्या लिखेंगे, OF माइनस OD ना, OF माइनस OD, तो DF बराबर OF कितना है, OF हमारे पास है x3 माइनस OD कितना है x1, ये निकल गया DF का मान। ये नोट करिए फिर हम बताते हैं, सिर्फ ये वाला नोट करना है, सिर्फ इतना ही नोट करना है, इतना नहीं नोट करना, इतना नहीं नोट करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एकदम सेम यही चीज यहाँ पेस्ट करते हैं दोबारा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखो वही है ना जो एरिया ऑफ चतुर्भुज ADEB प्लस एरिया ऑफ, अच्छा चतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है, समलंब है ना, EFCB और माइनस ऑफ एरिया ऑफ चतुर्भुज किसका, ADFC। ये अभी फिर से मान रखते हैं, चलो देखते हैं। एरिया ऑफ चतुर्भुज ADEB, देखो ADEB ये होगा ना, तो 1/2 गुणे आधार करें, समांतर भुजाओं का योग होता है, तो समांतर भुजा क्या क्या है, AD प्लस BE, बोलो जी कंफ्यूज हो, देखो ADEB इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समांतर भुजाओं का योग और गुणे क्या होता है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई DE है, और D का मान हमने कितना निकाला, x2 माइनस x1 प्लस ये एक का क्षेत्रफल निकल गया, और इसका भी होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, EFCB इधर वाला ना, EFCB इसका समांतर भुजाएं क्या क्या है, एक BE है, दूसरा क्या है CF, तो BE और प्लस CF गुणे ऊंचाई क्या है, ऊंचाई EF है ना, तो EF बराबर क्या होगा, x3 माइनस, अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा हम एक लाइन शॉर्टकट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ मान रख रहे हैं, ये कैसा तरीका है। ऊंचाई यहाँ पर क्या है जी, इसका DE है ना, एक और यहाँ पर ऊंचाई क्या है प्लस 1/2 गुणे, और एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा हम जल्दबाजी में कर दिए हैं, BE प्लस CF और गुणे ऊंचाई क्या है EF, इसका ये माइनस करना पड़ेगा ना, 1/2 गुणे इस ADFC, देखो ADFC नीचे वाला है,
तो इसके समांतर भुजाएं क्या क्या है, AD है और क्या है CF, AD प्लस CF, और ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई DF है ना। हाँ अब सबका मान रखते हैं। देखो हमें क्या करना है, हमें जनरली ये देखते हैं, इन दोनों को जोड़ना है और इसमें क्या करना है, लास्ट वाले को घटाना है। तो 1/2 गुणे AD कितना है, जल्दी बोलो, AD कितना, Y1 है ना, AD है Y1 प्लस BE कितना है, BE है Y2, हाँ, और इंटू DE कितना है, DE कितना, x2 माइनस x1 ये है। उसके बाद हम प्लस करते हैं 1/2 गुणे BE का मान कितना, BE का मान है Y2, ओके। पहले सोच के रखो, CF का मान कितना है, Y3 है, Y3 और प्लस E क्या EF है ना, EF थोड़ी होगा, EF, हाँ EF कितना है, x3 माइनस x2, यही तो है ना, हाँ x3 माइनस x2, ओके। अब एक और बचा है लास्ट वाला, यानी कि माइनस 1/2 गुणे AD का मान कितना, AD है x1, AD क्या थी y1 है ना, इधर y1 प्लस CF कितना है, y3 है ना, देखो y3, और DF कितना है, DF देखो कितना है, यही देख लो DF, x3 माइनस कितना, देखो DF कहाँ पे क्या थी, DF x3 माइनस x1 करेंगे ना, तो x3 माइनस x1, ये 3 है। देखो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है बताओगे, 1/2, देखो तीनों में है ना, 1/2 को बाहर निकालो, आप आ जाइए बाहर, 1/2 अंदर भाई सब बच्चे क्या क्या, इन सबको गुणा करा लेते हैं ना, कोई तरीका तो है ही नहीं हमारे पास, बोलिए गुणा करा लिया जाए, ओके। गुणा कराना, देखो ध्यान से गुणा कराना, क्योंकि चार पद बनेंगे ना, और थोड़ा सा बड़े बड़े पद बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। प्लान ये रहेगा ना कि हम x वाले को पहले लिखेंगे, y वाले को बाद में लिखेंगे, उससे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। देखो x वाले को पहले लिखना है, यानी कि x2 से पहले गुणा कराओ तो क्या होगा, x2 y1, देखो कोई भी अगर y1 2 में अगर गड़बड़ी हुई तुरंत गलत आ जाएगा आंसर, x2 y1 प्लस x2 y2 होगा ना ये, अब माइनस x2 से गुणा कराओगे तो माइनस x1 y1 और माइनस x1 y2, ओके ये हो गया ना, प्लस इसकी बारी शुरू है, तो अब यहाँ x3 से पहले गुणा कराओ, तो x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3, ओके। अब यहाँ माइनस है, देखो ये माइनस है, तो इस यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि माइनस से है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा ना, ओके। मैंने माइनस लगा दिया, पहले x3 से गुणा कराओ तो होगा x3 y1 प्लस x3 y3, फिर अलग लिखना पड़ेगा, माइनस x1 y1 और माइनस क्या हो रहेगा x1 y3, ये ब्रैकेट बंद, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट, समझ पा रहे हो, ओके। तो इसको भी मिटा देना, ये तो लिख ही लियो ना, तो हाँ तब, क्योंकि मुझे तो वो नीचे नहीं लिखना पड़ेगा, उसके लिए दिक्कत हो रही है। देखो बराबर है, यहाँ से लिखते हैं बराबर 1/2 तो हमने कॉमन कर लिया ना, ध्यान देना, इसको ऐसे लिखते चलते, पहले वो जो माइनस वाला ना, इसको माइनस से गुणा करा लेते, फिर देखते हैं क्या करना है। यहाँ देखो x2 y1 प्लस x2 y2 माइनस x1 y1 माइनस x1 y2 प्लस x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस x2 y3, इस माइनस से गुणा कराओ, माइनस x3 y1 माइनस x3 y3 प्लस होगा ना x1 y1 और प्लस x1 y3, ओके। टोटल कितने पद हो रहे हैं इसमें देखते हैं, टोटल 4 8 4 12 होंगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 पद है। इसमें x1 x2 x3 3 है और y1 y2 y3 है ना, इसमें से x1 वाले को खोजो कितनी कहाँ पे है। देखो x1 एक बार यहाँ पे है और एक बार इसी के बगल में ही है और एक बार और कहीं मिलेगा, अच्छा यहाँ पे ना, देखो गड़बड़ी हो रही थी,
एक मिनट रुको जरा, एक बार मैच कर लेते, रुक जाओ। x2 y1, x2 y2, x1 y1, x1 y2। अच्छा ये करो लास्ट में ये क्यों दोनों नहीं है? दोनों में तो x1 दोनों में है ना। हम नहीं कह रहे, हम x1 की बात कर रहे, सिर्फ x1 कहाँ कहाँ मिलेगा बोलो। x1 मिल रहा है ना उतने जगहों पे। अच्छा कुछ कट नहीं रहा क्या? हाँ कट की तो कुछ बराबर जा रहा है जी। देखो x1 y1 से क्या हुआ, कैंसिल हुआ, एक और कटेगा तो अभी दो कटेगा। देखो ये 2 2 देखो 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 x2 y2 से x2 y2 कट गया, मतलब दूसरा वाले से कटा, ये पहला वाले से कटा, एक और कटेगा भाई 3 3 वाला। देखो यहाँ पे x3 y3 और नहीं x3 y3 उड़ा जा रहा है तो। चलो थोड़ा छोटा तो हुआ 1/2। अब देखते कितना छोटा हुआ। अभी काम करते हैं ना, x1 वाले को पहले कर लेते हैं, x2 वाले को बाद में, फिर x3 वाले को सबसे बाद में। तो x1 वाले कहाँ कहाँ पे है देखते हैं। एक बार x1 वाले यहाँ बचा और एक बार और कहीं बचा होगा, लास्ट में बचा ना, तो इन दोनों को एक साथ कर लो। अच्छा देखो ये माइनस में वो प्लस में है ना, तो प्लस वाले को पहले करो, x1 y3 माइनस x1 y2। ओके x1 वाला हो गया, x2 वाले को एक साथ करो, देखो एक बगल में ही है, प्लस x2 y1, एक और कहीं मिलेगा x2 यहाँ पे, माइनस x2 y3। कौन है भाई बार बार पैर पड़क रहा है? अखिलेश तुम ही तो हो, कुछ करो पाती कर रहे हो। x3 कहाँ पे है? एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है। नहीं कहने का मतलब शांत रहो बस। x3 y2 माइनस x3 y1। ओके देखो x1 x2 और x3 हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमने इसमें से x1 कॉमन कर सकते हैं ना, तो 1/2। अब इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं हम, x1 बचा क्या, y3 माइनस y2 प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y2 माइनस y1। ये है x1 y2 माइनस y3 x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y2 माइनस y1। ओके सही लिखा गया ना, एक बार मैच कर लेते हैं। y1 माइनस y3 x2 सही है, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y3 y2 माइनस y1। ओके तो अब इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते ना, और ये हमारा फाइनली क्या हो रहा था, सूत्र रहता है किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। पहले नोट करो फिर बताते हैं, नोट करो जल्दी से, फिर इसके बाद आगे बताते हैं क्या है इसमें। पता है ना आपको कहाँ से नोट करना है। देखो सुनो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, इसके लिए हम कुछ काम करते हैं। देखो इस पर हम कुछ काम करना शुरू करते हैं। एक काम करते हैं ना, अगर ये 1 मिनट देखो 1/2 इसे रखो, यहां से माइनस कॉमन कर लो, तो इस वाले में से माइनस कॉमन करोगे। अब हमें पता है कि अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो y2 प्लस में रहेगा ना, और y3 किस में हो गया, माइनस में, और यहां से भी माइनस कॉमन कर लो, माइनस x2 मैंने कॉमन किया। तो जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो फिर अंदर का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। तो y3 माइनस y1 माइनस x3, और फिर लास्ट में क्या बचेगा, y1 माइनस y2। ओके अब इस टोटल में से माइनस कॉमन कर लो, टोटल में से क्या करो, तो एक बार ऐसे देखो, तो माइनस बाहर चला आएगा ना, और अंदर फिर क्या बचा, देखो अब ये माइनस कॉमन के लिए तो प्लस हो रहेगा ना ये, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। अच्छा कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे ना कि यहां से ये क्यों प्लस हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर है इसी वजह से प्लस नहीं होगा, प्लस फिर बाहर वाला होगा ना, तो x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये चीजें। अब एक चीज बताओ मुझे, हमने जो निकाला है किसका सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक होता है, नहीं लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, शून्य हो जाएगा लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो अगर क्वेश्चन में ऋणात्मक आ भी रहा ना तो उसको हम धनात्मक मान लेते हैं। यानी कि अब देखो ये, और सुनो, किसी भी ऋणात्मक चीज को धनात्मक बनाने के लिए ना हमारे पास एक बीम वाला नियम होता है। बीमा जानते हो ना, ऐसे दो खड़ी लाइन लगा देता है ना, इस दो खड़ी लाइन के अंदर जो भी चीज रहती है वो सब क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये माइनस ऑटोमेटिकली हट जाएगा। बताओ तो 1/2 प्लस में आ जाएगा ना। और जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो इसके बीच का जो ये मान आ रहा है, ये और ये, इन तीनों को हल करने पर ना अगर तुम्हारा माइनस भी आ जा रहा है तो भी इसको क्या करेगा, ये बीमा उसको प्लस कर देगा। समझ रहे हो? तो 1/2 गुणे बीमा लगाएंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये ब्रैकेट लगाओ, फिर बीमा लगाओ, फिर नहीं, हाँ ब्रैकेट के बाहर बीमा। ये हमारा किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सूत्र बन गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। ये जल्दी नोट करो, फिर हम बताते हैं, फिर आगे तुम्हें याद करने का तरीका बता देते हैं। यार सबको आगे भी 30 सेकंड के अंदर सबको याद कराते, टेंशन ना लो। 30 सेकंड के अंदर तुमको याद हो जाएगा ये फॉर्मूला, उससे कम टाइम में भी याद हो सकता है। बस एक बार समझ लोगे, जल्दी नोट कर लो ये।